आपके तरीके के बारे में सबसे पहला इंप्रेशन ये आता है कि वेरी डिसेंट मैन। आज मैं शाम को कोचिंग पे जा रहा हूँ या आज मॉर्निंग में मैं सेशन ले रहा हूँ, तो उसका जो वर्कआउट होता है ना, वो पहले ही हो जाना चाहिए। पूरी वो मैनुअल्स पढ़े हैं, सीखे हैं, अपनाए हैं, अप्लाई करवाएं। मैंने कहा विवेक, ये जो धोनी है कैसी वो कर रहा है। आप अगर एक डाउट डाल देते उस समय धोनी को कि ये शॉट क्या मार रहे हो, आउट हो जाओगे, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो मैंने जब फोन किया तो 123 रन पे ये बैटिंग कर रहा था और वो कह रहा सर बॉल ना रफ विकेट नहीं है, ये पता नहीं नीचे खिला रखा है हमारे को, और कोई अच्छा बाउंस नहीं था विकेट पे। अच्छा, तो नीचे वाली बॉलों को भी इसने 6 मार दी है बहुत। सर मैच फंसा हुआ था, हमें 5 में 50 चाहिए थे। वो स्पिनर ऑफ स्पिनर थे, वो तेज डाल रहे थे, तो मैंने हटके एक शॉट मार दिया। वो नॉन स्ट्राइकर पे थे। उनके डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और काफी लोग आए थे जो फील्ड में बच्चों से, और उस टाइम ये क्या दे थे, बचपन का धोनी ढूंढ रहे थे। नमस्कार, मनीष जॉलीज डगआउट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसी हस्तियों को आपके बीच लेकर आएं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा समाज में नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद अपनी चर्चा समाज में उस तरीके से नहीं करना चाहते। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया, और जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि बिहाइंड द कर्टन्स बहुत मेहनत करना, स्टार्स को बनाना, उनका करियर आगे बढ़ाना, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहता है। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे कोच रह चुके हैं, बहुत सारे युवाओं के कोच रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आज भी वो कोच की तरह लगते नहीं, वो लगते प्लेयर की तरह ही हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि कोच हो तो वो करके दिखाओ जो आप चाहते हो कि प्लेयर करें। एक बहुत ही फिट एंड फाइन, अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट क्रिकेट कोच, श्री MP सिंह, मैं उनका आप सभी के साथ स्वागत कर रहा हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपकी परमिशन से भी ये डगआउट की वार्ता शुरू करना चाहूंगा। हाँ, मेरे कोच करिए आप, बिल्कुल, यू आर वेलकम। तो सर MP सिंह जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके तरीके के बारे में सबसे पहला इंप्रेशन ये आता है कि वेरी डिसेंट मैन। पर एक कोच को बच्चों के साथ वो जो डिसेंसी आप बच्चों को तो सिखाते ही हैं, क्या वजह है कि आप उतने स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन डिसेंट होने के बावजूद भी आपने इतने सारे स्टार्स बना दिए? देखें, कोच को अपना काम करना आना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि आज मैं शाम को कोचिंग पे जा रहा हूँ या आज मॉर्निंग में मैं सेशन ले रहा हूँ, तो उसका जो वर्कआउट होता है ना, वो पहले ही हो जाना चाहिए। ओके। उसको पता होना चाहिए मैंने शाम को क्या सिखाना है, जी। या सुबह मैंने क्लास लेनी है तो एक रात पहले ही उसको पता होगी मैंने कल जाके सुबह ये कराना है। अगर फिटनेस के ऊपर है या स्पोर्ट्स कोई बेसिक्स हैं, कुछ टेक्निक है, तो वो पहले से उसको पता होना चाहिए। तो उसमें चाहे आप डंडे मार के सिखा लें और चाहे उसको प्यार से सिखा लें, तो काम तो वही करना है आपने, कोचिंग का ही करना है, टीचिंग का ही करना है। कई बच्चे होते हैं बहुत शरारती भी होते हैं जो प्यार से नहीं सुनते, उनके लिए हमारे को थोड़ा से गुस्सा भी होना पड़ता है, पर ज्यादातर मोस्टली प्यार से समझ जाते हैं। बट सर तरह तरह के बच्चे आते हैं। इंडिया एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो खेल नहीं है, तो अब हमारा धर्म बन गया है, हमारी रोटी बन गया है। इतनी सारी वेराइटीज, जब से भारत ने एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड कप जीत लिए, 50 ओवर के T20 के वर्ल्ड कप हमने अब 2 जीत लिए, तो अब आपको क्रिकेट में बहुत सारा बदलाव दिख रहा होगा। तो ये कोचेस के लिए भी एक बहुत बड़ा सा, एक मैं कहूँगा चैलेंज होता है कि मॉडर्न क्रिकेट जैसे शिफ्ट हो रही है, टर्न हो रही है, आपको भी कोचिंग मैनुअल्स कुछ बदलने पड़े? देखें, बेसिक्स तो वही रहती है। ओके।
आप उसको, जिस बॉल को पहले हम कहते थे कि मतलब गोल्डन बॉल को हम कहते थे डिफेंस ही करना है, जी तो आजकल सबसे ज्यादा गोल्डन बॉल पे मार पड़ता है। एब्सोल्युटली सर। तो वो जो कोचिस का जो पहले सिखाने का ढंग था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने भी चेंज किया है जी कि अब हम उनसे कहते हैं कि चीज तो वही है, जी बॉल की लाइन में बैठ जाएगा, डाउन स्विंग उसकी बॉल की लाइन में आएगी, बैट स्ट्रेट होगा, तभी वो 6 जाएगा, जी या तभी वो ग्राउंडेड भी मार सकते, मतलब फुटवर्क तो करना पड़ेगा वैसे। जी तो अगर आप वही टेक्निक जो बेसिक्स बच्चे के स्ट्रॉन्ग करा के और उसको कह रहे हो कि नहीं यू कैन प्ले, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फील्डर्स है तो उसके ऊपर से मार सकते हैं, तो हमारे को बैट का फेस जो हम पहले डाउनवर्ड कहते थे, अब हम उसको कहते हैं कि थोड़ा बॉटम हैंड से थोड़ा बॉटम हैंड भी लगाओ, तो 50-50 का जो रेशियो है उसको बॉटम हैंड को 60 कर दो, तो वो जो गोल्डन बॉल है या ऑन दी राइज जो बॉल खेलने के लिए बताते हैं, तो आप बॉटम हैंड यूज करो तो आप वो, और आपके सामने आजकल यंगस्टर आ ही रहे हैं जो खेल ही वही रहे हैं सारी क्रिकेट, तो पहले से ही तैयार होके आते हैं पहले से ही कि तैयार ये नहीं कि पहले कोचेस कहते थे ना 1-2 ओवर तो देख लो, आप ऐसा कहते हैं आजकल बच्चों को? किसी प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता, उसके प्लेयर के फादर को मैंने बोला, उन्होंने ही उसको ज्यादातर सिखाया, ओके तो पिछले 4-5 मैचेस में वो नहीं चल रहा था, ओके तो फिर मैंने उसको यही कहा कि उसको कहो कि थोड़ा सा ना पहले जाके थोड़ी सी आई इन कर ले, 3 बॉले 4 बॉले 5 बॉले, ठीक है T20 है आपका, पर उन 3-4 में आपके जो विद इन रडार बॉल आ रही है ना, उसको तो आप मार सकते हो, पर अगर आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपके शोल्डर से ऊपर जा रही है उसको जिसमें रूम ही नहीं है और आप मार रहे हैं, तो आप आउट होने के चांसेस हैं, तो आप पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं, दूसरी पे हो रहे हैं, तो इससे बढ़िया 3-4 बॉलें खेल के फिर आप लंबा खेलो ना, 20 ओवर कम नहीं होते, तो आप अगर 20 पूरे खेल रहे हैं या 10-12 ओवर खेल रहे हैं उसमें बना लो बाद में, तो 4-5 जो इनिंग नहीं चला उसके बाद अब दोबारा कर रहा है वो इसको। एक सवाल पूछने का मन कर रहा है क्योंकि ये हमारी लाइफ से हमारे टाइम से और क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। एक समय था जहाँ कोचेस कहते थे जल्दी नहीं, रोकना सीखो, डिफेंस स्ट्रॉन्ग करो। आज अटैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं कि टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हो तो 4-4.5 रन प्रति ओवर की एवरेज से आपको खेलना है, वरना कोचेस कहते हैं अरे यार ये तो स्लो खेल रहा है, तो खड़े होके खेल ही नहीं रहा है। तो सर ये आपको लगता है कि मॉडर्न एरा की जो जनरेशन है शायद पेशेंस लेवल उनमें कम है, इसलिए कोचेस और क्रिकेट जो शिफ्ट हो गई है कि आप अटैक जल्दी करो, ये सिखाया जा रहा इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंस कम है, है? जी उसकी अपलिफ्टमेंट ही शुरू से ही वैसी है। ओके मैं अपने सहवाग लगा लो, जो जो पहला इंडिया की तरफ से दिखाएंगे, तो सहवाग है जो जिसने कि उस टाइम इतना T20 नहीं था, वनडे के हिसाब से टेस्ट में बैटिंग करके दिखा दी, जी 300 रन बना दी। एब्सोल्युटली जब वो एक प्लेयर 300 रन बना रहा है और अपने हिसाब से बना रहा है, नो डाउट उसमें भी टेक्निक काम आई होगी, उसमें भी उसका बैट सीधा आया होगा, पर लॉफ्टेड शॉट थे उसमें, जो कि एक हम जैसे जिन्होंने अपने 35 साल 40 साल लगा दिए कोचिंग के लाइन में, तो हमने शुरू में हमारे को जो सिखाया जाता था कोचिंग में NIS डिप्लोमे के टाइम में, या हमारे हम जो सीनियर कोचेस थे हमारे, वो भी यही कहते थे कि हेड डाउन होना चाहिए, फेस ऑफ द बैट डाउन होना चाहिए, बॉल आपके बैट में लगनी चाहिए आके, जी जी ना कि आपका बैट जाके लगे बॉल। तो अब क्या है, अब प्लेयरों का बैट लग रहा है बॉल में जाके, तो इनका बस चले तो बॉलर के हाथ में जाके मार दे। ग्रेट पॉइंट है सर, क्योंकि क्रिकेट बॉल मारने की कला तो है, लेकिन बॉल आएगी और उसके बाद जिस तेजी से, जिस बाउंस के साथ या जिस टर्न के साथ बॉल आ रही है, उस पे आपने बैट कैसे चलाना है, क्रिकेट ये कला है। और लोगों को लगता है कि ये पावर गेम है, तो जोर से मारते रहो। मैं तो कई बार कमेंटेटरों पे भी हंसता हूँ, जी या अपने टेक्स्ट जो बोल रहे हैं कमेंट, वो सिर्फ ये कहेंगे देखो जी पावर गेम है, पावर गेम। अरे पावर तो तब काम आएगी ना जब उसकी टेक्निक ठीक होगी, एब्सोल्युट उसका इम्पैक्ट जहां हुआ है बैट बॉल के साथ, जी उस टाइम अगर बैट आपका सीधा नहीं है और फेस ऑफ द बैट, जी तो आप ड्राइव्स, लॉफ्टी ड्राइव्स भी अच्छे नहीं मार सकते, वो 100% नहीं जाएंगे, टाइमिंग तभी नहीं हो पाएगी, टाइमिंग तभी अच्छी होगी जब तक आपका बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन, डाउन स्विंग, बैट ऑफ कहाँ आ रहा है, इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, वो नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो पावर प्लस टेक्निक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आज आपके सामने दिख रहा है। इंडियन टीम में अगर मैं आपसे पूछूं सर, एज अ कोच आपने बहुत सारे एराज देख लिए ना, आपने 80 का भी वो एरा देखा है, आप खुद भी प्लेयर थे, फिर कोचिंग में आ गए, 90 का दशक देखा, 2000 की सीरीज शुरू हो गई, 2020 के बाद क्रिकेट और बदल गई। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूं कि सर कोई बल्लेबाज या बॉलर आपको लगता है कि MP सिंह सर जो कोच हैं, जिन्होंने NIS की पूरी वो मैनुअल्स पढ़े हैं, सीखे हैं, अपनाए हैं,
अप्लाई करवाएं, तो वो 2 प्लेयर बल्लेबाज में और बॉलर में आपको कौन दिखता है सर? देखो बैटिंग में थोड़ा सा पीछे वाले तो द्रविड़, लक्ष्मण, जी, अजहर, अजहरुद्दीन, गुड अजहर टेक्निक, गुड गुड टेक्निक। टेक्निक। हाँ, वो जरूर है, फ्लिक ज्यादा करता था। जी, जी, वो जब कैप्टन था तो मैं नया नया नेशनल स्टेडियम में आया था, 89 में मैंने ज्वाइन किया था ओके, नेशनल स्टेडियम। तो उसका बैट, ग्लव्स, बैट मेरे वहां पड़े रहते थे आपके रूम रूम में। में। ओके, ये प्रैक्टिस मॉर्निंग में इंडियन टीम आके, वाडेकर जी कोच थे टीम के, जी, तो वो सुबह सुबह एक सेशन लगाते थे, लंबा लगते थे, जी, 4 आवर्स का। और वो करके वो जब जाते थे ना, तो ये अजहर मेरे रूम में अपना बैट और ग्लव ये रख जाता था। वाओ! तो कभी कभी मंजरेकर भी आता था और सिद्धू भी आ जाता था। ओके, पर जब उनका देखो ना, तो बिल्कुल सीधा बैठ जाता है। एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट वो फ्लिक को यूज करते थे, और वही फ्लिक के टेक्निक लिए है सर। शॉट। तो वो रिस्ट का यूज है जी, जी, जी। सारा। वो चीजें नहीं होंगी ना, हुँ, तो आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। ये तो पीछे वाले थे। अभी भी ये जो मैंने देखा, ये शशवी दोनों, वो दोनों ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट। 2-4 शॉट जो थे वो एज लगे होंगे, या पर वो इतने अच्छे एज लग गए कि वो 6 ही हो गए, बाउंड्री जी, क्रॉस ही हुई है। पर फिर भी मैंने देखा फुटवर्क उन जैसा नहीं है जो पिछले हमारे बैट्समैन, जो मैंने बताया, द्रविड़, लक्ष्मण, या जी, अपने जी। अपने ग्राउंड के जैसे जडेजा था। इन लोगों ने जो उस टाइम की बैटिंग करके दिखाई थी, हुँ, वैसे इनका फुटवर्क नहीं है। पर इनका T20 के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जाके पहले फुटवर्क करते हैं, जी, चाहे वो छोटा सा करें। ओके, अगर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो छोटा ही पैर निकालते हैं। तो ये नहीं कि हम जैसे पहले बताते हैं पूरा बॉल के पास जाओ। जी, बस ये बॉल की लाइन में पैर निकाल लेते हैं, बॉल की लाइन के पास, जी, और फिर जाके अपना डाउन स्विंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के और उस एरा में यही फ़र्क है कि उनकी जो बैटिंग थी, वो 100% परफेक्ट टेक्निक से। अब इसमें क्या है कि फुटवर्क आपका पूरा नहीं हो रहा है, जी। पर शॉट ठीक जा रहा है। बट सर आपने जो नाम लिए अज़हर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मंजरेकर, तेंदुलकर, मंजरेकर थे, सारे रेड बॉल क्रिकेट के मास्टर्स हैं। मास्टर। और आप यंग एरा में आपको T20 में वो टैलेंट ढूँढना पड़ रहा है। तो वो रेड बॉल को भी मिलाकर अगर हम कहें कि कोई प्लेयर इस मॉडर्न एरा में जिसने आपको अपनी टेक्निक, हार्ड वर्क और अपनी क्लास से प्रभावित किया हो? धोनी भी है, इतने साल खेल के गया, अभी भी खेल ही रहा है। पर गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। हाँ, एक इंसिडेंस बताता हूँ। जब ये रिटायरमेंट लेके आया था टेस्ट मैच से, जी, ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरे को फोन किया एक बार, सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहते मैं आ गया इंडिया और दिल्ली में हूँ आज, कल सुबह मेरे को प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो सेकंड सैटरडे था उस दिन, जी, जी, नेक्स्ट डे। ओके, और मेरे को कश्मीर भी जाना, तो शाम की मेरी फ्लाइट थी, दोपहर के बाद की। तो कहता सर वो एक दो आपसे बात भी करनी है और थोड़ा एक सेशन हो जाएगा तो ठीक है। तो हुँ, मैंने लड़के बुला लिए, तो प्रैक्टिस करा दी। जी, मैंने कहा हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम। तो दो ही चीजें मैंने उस टाइम उससे जो सुन के और उसको बताया, कि एक तो आप स्टेप आउट जब करते हो ना, हुँ, तो बॉटम हैट डोमिनेट कर रहा है आपका, कर रहा कर रहा है, है, ओके, क्योंकि स्पिनर खींच के दे रहा है बॉल को आपको, गुड लेंथ से पीछे दे रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, डन, और आप वहां तक जा रहे हैं, और बॉटम हैंड आपका वो कर रहा है डोमिनेट। तो हुँ, वो क्या है, कोट एंड बोल्ड हो रहे हो आप। 2 बार कोट एंड बोल्ड हुए, मैंने कहा मैंने आपको देखा मैं जी। हुँ, और दूसरा, T20 जब आप खेल रहे हो ना, तो आप कैप्टन है टीम के। ओके, तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर देखो। आप 6 नंबर पे जाके, हुँ, आपको 4 बॉलें, 10 बॉलें, 12 बॉलें मिल रही है, आप उस पब्लिक खुश हो जाती है उतने में ही, कि भाई इतने शॉट मिल गए। मैंने कहा तुम अपने लिए भी तो खेलो, हुँ, आपके पास इतनी क्रिकेट है, पब्लिक को दिखाओ ना एक दिन। भाई आपके अगर 5वां नंबर, 6ठा नंबर तब आता है जिस जी, दिन विकेट खराब हो, या बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही हो। जी, बॉलिंग अच्छी हो रही है तो फिर आपको भी आके फंसना पड़ेगा, एब्सोल्यूट, डायरेक्ट तो मार नहीं सकते आप। यस, तो उसके बाद वो बांग्लादेश टूर पे गया था, 2 दिन 3 दिन बाद ही, एशिया जी, कप था ऐसे। जी, जी, 3 मैच खेले, तीनों में 4 नंबर पे बैटिंग की, और तीनों में 70, किसी में 80, 70, हुँ, 89 ऐसे किए। और फिर आके उसने कहा मेरे को, यहाँ सर फर्क तो पड़ता ही है। तो मैंने कहा जितना लंबा तेरे को बॉल खेलने को मिलेगा, 10 ओवर मिले, 10 हुँ, नहीं मिले, 6 भी मिलेंगे, तो 6 में आपके काफी फर्क आएगा। तो कहता है ठीक है। फिर उसमें मैंने उसको कहा था कि 1 2 3 करके आप जाओ, तो बॉटम एंड आगे नहीं लेके जाओ, बॉटम एंड को लूज छोड़ दो। तब उसने कहा था कि सर ये जो चीजें हैं ना, मैंने बचपन से नहीं सीखी,
क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली हाँ। सर। और तब वो टेस्ट मैच से रिटायर होने के बाद ये बात बोल रहे हैं। अब देखो कि क्वालिफाइड कोचेस बहुत कम है कंट्री में। अब तो लेवल 1 लेवल 3 हो गया, वो भी 1 वीक में हो जाता है। पर ये अच्छा है कि वो ऑलरेडी रणजी प्लेयर को खिलाएं तो अच्छा है। अगर दूसरे बंदे करके आ रहे हैं तो मेरे को नहीं पता, पर रणजी ट्रॉफी प्लेयर अगर उसने 10 साल खेला है और उसको लेवल 1 लेवल 2 3 करा रहे हैं तो अच्छी बात है। एटलीस्ट जो करवा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। वो जो आपको टीचर वहां लगा रखे हैं आपने एनसीए में, वो बहुत अच्छे होने चाहिए कि उस बंदे को जब वो एक सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, तो उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्रिकेट में कुछ भी पूछ ले आपका ट्रेनिंग, तो आपको बताना पड़ेगा कि यही चीज अच्छी है, बाकी तेरे हिसाब से जो तू खेलना चाहता है, पर जो बेसिक है वो ये है। तो सर MS धोनी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में वो इंटरव्यू आया था, बहुत बड़ा इंटरव्यू था, एंड धोनी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया था कि वो भी मेरे कोच रह चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने मेरे को बहुत मदद की। हम लोग धोनी की कहानी जब पढ़ते हैं सुनते हैं, MS धोनी ठीक है, वो रेलवेज में थे, वो बिहार में थे, उसके बाद वो झारखंड में भी खेले जगह जगह, लेकिन दिल्ली में वो क्लब क्रिकेट खेले, और किस क्लब से खेले ये बहुत कम लोगों को पता है। तो सर वो इस बात को थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालेंगे। बिहार तब झारखंड नहीं होता था, बिहार था जी। तो एक हमारी टीम, जैसे आपने क्लब का नाम लिया ना, NIS के नाम से थी अपनी, NSCC, नेशनल स्टेडियम क्रिकेट कोचिंग सेंटर। ओके। विवेक राजदान कैप्टन थे हमारे जी। और मेरे ख्याल में आप भी थे टीम में। सर मैं था सर, मुझे मत हटाइए। तो विवेक नेचुरली इंडिया खेला था उसी साल, तो 140 के आसपास स्पीड से बॉल डालता था। तो हमारा जो विकेट कीपर था अभय शर्मा, उसके फ्रैक्चर हो गया, तो टीम जानी थी पटना मैच खेलने। जी। तो उस टाइम लालू जी का बेटा भी आता था हमारे पास, बहुत छोटी उम्र का था तब वो, लालू प्रसाद यादव जो पॉलिटिक्स में आ गए। हाँ, डिप्टी CM भी रहा है वो। ओके। तेजस्वी यादव। तो उन्होंने कहा सर वहाँ आपकी टीम ना हमारे को वहाँ चाहिए, वहाँ के बच्चे देखेंगे यहाँ से खेलते हुए कि ऐसे खेलते हैं, ऐसे हो तो बड़े मोटिवेट होंगे वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो विवेक कहता सर ये इसके तो विकेट कीपर इंजर्ड हो गया है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तो बॉल ही नहीं पकड़ेगा दूसरा कीपर जो है। 16-17 साल का ही था वो दूसरा। कहता इज वेरी यंग, तो ये बॉल नहीं पकड़ पाएगा, तो इंसल्ट होगी वहां पे हमारी। तब मैंने तारिक रहमान, हमारा बिहार का लास्ट मैच हो रहा था अंडर 21 या 19 था जी, तो ये कीपिंग कर रहा था बिहार की तरफ से। तारिक रहमान हमारे पास प्रैक्टिस करता था और कैप्टन था हमारी टीम, वहाँ का भी, बिहार का भी जी। तो मैंने उसको कहा तारिक कोई आप, क्योंकि 7-8 मेरे बच्चे बिहार से खेल रहे थे उस साल, बिहार को रिप्रेजेंट कर। वंडरफुल। तो उसने कहा हाँ सर, एक विकेट कीपर है, बड़े बड़े बाल हैं, काला सा है थोड़ा सा तो अपने यहाँ तो अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने कहा अच्छा नहीं, कीपिंग कैसी करता है? तो कहता कीपिंग ठीक कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है वो। तो मैंने कहा ठीक है, आपका कब लास्ट डे था उनका उस दिन? तो कहता मैच के बाद हम जा रहे हैं पटना ही। तो मैंने कहा हमारा भी मैच वहीं पे ही है, क्योंकि उस टीम में से 4-5 बच्चे खेलने थे, जैसे शशि रंजन हो गया, तो काफी लोग थे जो वहां भी खेलने, राव जो फास्ट बॉलर। जी जी जी। तो ये वहां पे आया, तो मैंने जिस दिन मैच था तो मैं नहीं गया था टीम के साथ, तो विवेक को मैंने फोन किया लंच टाइम के बाद, कोई 12:30 जी। मैंने कहा विवेक ये जो धोनी है कैसी वो कर रहा है? सर तब नाम धोनी कह के बुलाते थे उस टाइम, महेंद्र उसका नाम था। उस टाइम धोनी नहीं बोला था, धोनी तो बाद में जोड़ा गया। सर आपके नाम से मिलता जुलता नहीं? मेरा मनिंदर था, उसका महेंद्र। हाँ, बट मिलता नाम मिलता जुलता तो बच्चे सर वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना हम जैसे बच्चे थे तो हम बड़ी केयरफुली नाम लेते थे कि सर का नाम गलती से जुबान पे ना आ जाए, तो बहुत केयरफुल होके हम नाम लेते थे। वो तो ऑलरेडी मनिंदर जो टेस्ट प्लेयर था वो भी था अपने ग्राउंड। जी जी जी। तो कहता सर वो बैटिंग कर रहा है। मैंने वैसे ही पूछा था, विवेक कहता है कि ओपन कौन करेगा? तो कहता इसने फटाफट हाथ उठाया, मैं करूंगा। धोनी? हाँ। ओके। तो तारिक रहमान ने उसको डांटा, अरे ये भैया इंडिया खेले हैं, अब इनके सामने कुछ मत बोलो, ये अपने आप भेज देंगे, इनको सब पता है कौन क्या करता है। तो जी सर। विवेक ने कहा नहीं ठीक है भाई, इसने हाथ खड़ा किया है, इसको ओपन भेजो। राजदान की एक क्लास थी। अच्छा, हाथ खड़ा किया, चलो फिर बैटिंग करिए आप। और वो बैटिंग कर, तो मैंने जब फोन किया तो 123 रन पे ये बैटिंग कर रहा था। ओह गॉड। और वो कह रहा सर बॉल ना टफ विकेट नहीं है, ये पता नहीं नीचे खिला रखा है हमारे को। ओके।
और कोई अच्छा बाउंस नहीं था विकेट पे। अच्छा, तो नीचे नीचे वाली बॉलों को भी इसने 6 मार दिए, बहुत 6-7 मार दिए इसने। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा अच्छा, कहता अब चाहिए। और मैच किससे था? मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम थी वो, ओके, गुड टीम। राजेश चौहान लेके आया था, अच्छा, वो पुराने जो अपने पुराने वाले इंडिया के ऑफ स्पिनर थे। हाँ, तो वो खेला, उसके बाद इसने कीपिंग भी अच्छी की। जी, तो जी, वो दिन है, उस दिन के बाद जितने भी हमारे यहाँ मैच होते थे, जो हम यहाँ पे लोकल खेलते थे, तो उसमें इसको हम बुला लेते थे। ओके, विवेक ही कहता सर उसको बुला लो। जो जो हमने उस पीरियड में काफी मैचेस खेलते थे। ओएनजीसी के एक बार चला गया ये खेलने, हुँ, तो इसने इंडियन एयरलाइंस के अगेंस्ट 10-12 छक्के मार दिए। रोडू में मैच था कहीं पहाड़ों में ना, रोडू जगह एक, रोडू, हिमाचल। जी, 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 तो वहाँ एक टूर्नामेंट होता था, वहाँ जी, ओएनजीसी गई थी, तो उसकी तरफ से ये हमारे खेला, हुँ। वहां मार दिया उसने उनको। तब फिजिक कैसी थी धोनी की? वाज़ ही स्ट्रांगली बिल्ट हाँ, स्ट्रॉन्ग तो था ही वो। या पतले से थे और छक्के मारते थे? नहीं नहीं, ठीक बच्चे था, अच्छे लगते हैं। नहीं, ठीक था, पतले बच्चे छक्के मार एथलेटिक बॉडी थी। एथलेटिक हाँ बॉडी। वाज़ ही हार्ड वर्कर देन से? हाँ, देखो अपना पूरा वर्कआउट करने के बाद भी, जी, उस टाइम क्या है, स्विमिंग हमारे पूल था अंदर, हाँ, तो नेशनल गर्मी होती स्टेडियम। थी, तो अरुण पांडे जी, और जी, ये जी। दोनों आके खड़े होते थे। अरुण पांडे कहते सर स्विमिंग करना है हमारे को। तो स्विमिंग के कोचेस कहते थे जब तक आपके कोच नहीं आएंगे हम अंदर नहीं जाने देंगे तुम। एब्सोल्युटली सर, हम भी तो ऐसे ही करते थे ऐसे ही कि करते सर थे, तो स्विमिंग हम करा हमारा एक दीजिए। स्लॉट होता था मॉर्निंग में, हम अच्छी ट्रेनिंग करा के तो सबको, खुद मैं जाता था और 30-40 लड़के स्विमिंग कर रहे होते थे जी, उसी के अंदर। जी, तो ये एक दिन 7 बजे ट्रेनिंग हमारी बंद हुई, तो 7 बजे उनकी लास्ट क्लास होती थी स्विमिंग की। शाम तो को। उनके, हाँ, उनके कोच को मैंने फोन किया, "भाई, हम आ रहे हैं, ये 2 बच्चे आ रहे हैं, ये करेंगे थोड़ी।" हुँ, तो मैंने उसको कहा ये बहुत अच्छा खेलता है। हुँ। ऊपर हम बैठे थे, चाय पी रहे थे ऊपर बैठ के, और मैंने कहा ये जो बड़े बाल वाला है ना, ये बहुत अच्छा खेलता है। बोलो, ओके, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं लगता इतनी अच्छी होगी। हुँ, और वही 1-2 साल बाद उनका एक दिन फोन आया मेरे को, 3 साल बाद, हुँ। जब जयपुर में इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट जी, 183 किया था। जी, जी। तो ड्रिंक्स हुआ होगा, तो इसने हेलमेट उतारा होगा। हुँ, वो कोच ने रात को मेरे को फोन किया, सर ये जो खेल रहा है ये वही है जो स्विमिंग करने आता था अपने पास?" हुँ, मैंने कहा ये वही है। अरे ये तो बहुत जबरदस्त खेलता है। तो वहां से ये आया हमारे पास, हुँ। और जब भी यहाँ आया तो खेला, फिर वापस चला जाता था। फिर एक बार दादा ने देख लिया इसको, तो वो फिर अपने पास ले गए उधर ही। तो वहां से सारी उसने पहले साल में ही जोन खेला, दिलीप ट्रॉफी और फिर, सौरव गांगुली। हाँ, सर सौरव गांगुली भी तो हमारे क्लब से मैं खेले वही हैं, कह रहा हूँ ना। समा क्रिकेट। हाँ, हुँ, वो भी खेलने आते थे। जी, जी। तो 2-3 बार जब भी वो आए, तो उसने उसको देखा था कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो अपने वहां जाके इन्होंने लीग भी खिलाया, हुँ, और कलकत्ता लीग। कैलकाटा लीग भी खेला वो। बट सर स्वभाव में और डिसिप्लिन में आपको भी पता लग गया था कि ये लड़का बड़ा अच्छी क्रिकेट खेलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि एक एक क्रिकेटिंग ग्रेड बन जाएँगे, बट ये अच्छी क्रिकेट का कैलिबर है। जो लर्नर अच्छा होता है ना, हुँ, आपको कोच बेसिक सिखा रहा है, आप उसको कैसे कैच कर रहे हो यस। और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो मैच में, हुँ, यही तो है। आपने कोचिंग तो दे दी, हुँ, दी तो हमने सबको, जी, क्लास है, जी, 20 लोग आ रहे, जी। 20 को दी, पर उसमें से 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको पिक जल्दी कर लेते हैं हुँ, और इम्प्लीमेंट कर देते हैं मैच जी, में। जी। हम कहते हैं ये यार ये बहुत अच्छा खेलता है, और मैच में जाके रन नहीं करता। हाँ, एब्सोल्युटली वो टेम्परामेंट चाहिए सर। टेम्परेचमेंट चाहिए रन आपको। बनाने भी आने चाहिए सर। ये जब ये कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आपने एक बार ही कहा था, मैं स्लोग ओवर्स चल रहे थे, मैं बड़ी बैकलिफ्ट लेके खेल रहा था, तो आपने कहा कि ये तो पहली बॉल खेलने के पहली बॉल बैकलिफ्ट उसने यॉर्कर मारा, मैं आउट हो गया था। बट सर ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत। सर धोनी का भी बड़प्पन है कि स्टार बनने के बाद, इंडिया का कैप्टन बनने के बाद, भले ही एक थोड़े समय आपके साथ रहे हों, लेकिन आपको भूले नहीं। ये भी नेचर होती है हुँ, हर आदमी की, जी, क्योंकि अब तो सबके सामने ही है कि इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद उसका क्या पब्लिक के सामने बिहेवियर था, या जी, 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 अपनी फैमिली के साथ, अपने कोचेस के साथ, जो उनके पुराने कोचेस थे उनके साथ भी जी, जी, काफी हैं जी, वो। जी। मूवी वाले भी जब आए थे तो मेरे ग्राउंड पे भी आए थे वो सारे, अच्छा, कास्टिंग के टाइम में भी, और पूरी यूनिट आई हुई थी उनके। तो बच्चों को कोई वो कर रहा अपने लैपटॉप पे, बना रहे थे रील उनकी। तो उस टाइम धोनी नहीं था वहां पे ओके, फील्ड पे। ओके। तो सुशांत सिंह राजपूत भी आए,
हाँ मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे सर। उसके अलावा भी केदारनाथ एक मूवी आई थी, उसमें ही बहुत भावुक होके मैंने वो मूवी देखी। बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आप उनसे भी मिल चुके हैं? हाँ, वो आए थे, फील्ड पे आए थे, जी, तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि इन्होंने दिया होगा अरुण पांडे ने भी, और जी, कि ये सेंटर पे प्रैक्टिस की इन्होंने, तो उनके डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और काफी लोग आए थे जो जी। फील्ड में बच्चों से, और उस टाइम ये क्या दे थे, बचपन का धोनी ढूंढ रहे थे अच्छा। जो विकेट कीपिंग कर रहा हो। ओह! तो कहता सर 4-5 विकेट कीपर है आपके पास? हुँ, नहीं है तो विकेट कीपर नहीं है तो वो तो हम ग्लव्स पहना के कर लेंगे, पर 9-10 साल का कोई बच्चा हुँ, दिखा दो, ओके। क्योंकि हमने बचपन का भी जी, दिखाना है। जी। तो मैंने यहाँ से 4 बच्चे निकाले हमने, तो उनमें से मेरे ख्याल एक आधे को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था, और वो हुँ, शायद उसको भी हमारे यहाँ से ही बच्चे को उन्होंने शूट किया वो था। भी हिट हो गए होंगे सर, हाँ, स्टार किया बन गए। वो भी होगा, बच्चा बिल्कुल। याद कर रहा होगा हाँ, कि मैं जूनियर धोनी बना था इस मूवी में। बट बिल्कुल। सर धोनी जब यंग थे, जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, टेम्परामेंट तब भी ऐसा था? वाज़ ही लाइक क्वाइट या थोड़े से जो अपने प्लेयर थे ना, जिनको हमने बच्चों पर मतलब 10 साल के पास हमारे पास जी, आप लोग आते थे, तो 10 साल से लेके 15 साल, 5 एक साल में हम अपनी तरफ से बेसिक पूरे कर देते, पर नो डाउट उनके बेसिक अच्छे नहीं थे, पर उनकी बॉल सेंस बहुत अच्छी। बॉल सेंस अच्छी थी। धोनी की बॉल सेंस मेरे को अभी भी लगता है कि वो ऐसी बॉल को जाके ना हुँ, आगे भी पहुंच जाता था, और बैकफुट पे आके, बैकफुट पे जिस पे हम कहते थे कि डिफेंस करना है, भाई एक चेस्ट हाइट पे बॉल आ गई, क्या हुँ, मारेगा, बॉडी लाइन के अंदर बॉल आ रही है तो रोकने को बोलते थे, और वो उसने जाके उस पे भी पुश करता था। वो हुँ। कई बार तो बाउंड्री भी मारी है उसने, मैंने देखा कई पर ये मैच। कोचेस मैनुअल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये नेचुरल एबिलिटी है। नहीं, बैकफुट पंच हम सिखाते हैं, यस, पर उसकी हाइट क्या होती है, नी और एब्सोल्युटली सर। वेस्ट के हाँ, अंदर अंदर। इधर तो पंच मार ही नहीं हाँ, सकते ऊपर तो वाले। आप इतने ऊपर वाले को जाके नहीं मार सकते, और उतनी फिर फोर्स नहीं आएगी, टाइमिंग नहीं होगा। और सर फिर बॉलर सोचता है कि अब क्या करूँ? यहाँ आप वाला क्या, बॉल मार दिया हाँ, उसने। एज़ अ उससे बॉलर मेरे अगर दिमाग वो में भी आता बॉलर इससे ऊपर डालेगा जी, तो वो हुक पुल के मार देगा, ये एब्सोल्युटली सर। और वो पंच मारते वो थे। पंच मार। तो मैंने देखा उसको कि एक पूरी तरह से बेसिक्स ना सीखने के हुँ, बावजूद उनका जो बॉल सेंस, उनका जो आप कह दो बॉल को कनेक्ट करना, और जो इम्पैक्ट है बैट के साथ, परफेक्ट होता था। बल्ला भी बड़ा तेज़ मारते थे। ये, सर पावर उसी में हाँ, आती थी। और ये वो जो हेलीकॉप्टर हाँ, शॉट, हाँ, हाँ। वो कि वो हमने, मतलब पहली बात तो ना हमने कहा, और वो सुबह वही एक बार एक बार आए थे तो कह रहा था, मैंने कहा ये क्या, कहता सर वो किसी ने वो ऐड की थी किसी चीज कनेक्ट अच्छा हो गया और वो मैंने लकीली उन दिनों में लग भी गए 2-4, और वो बन गया शॉट्स। वो बन गया। कहता उसके बाद फिर मेरी अब आदत हो गई, कोई मेरे पैर के पास बॉल आती है ना लेग साइड में, जी, तो जी। मैं कर देता हूँ बट उसको। सर वो मज़ा आ रहा होगा ना हाँ, कनेक्शन में उनके कनेक्ट, और वो अब वही है ना, जी, आप, हम वही है कि ना, जो मैनुअल में नहीं है, कोचिंग जी। मैनुअल में, आप उन शॉट का, अगर आप अपने खेलने के अपने एक्सपीरियंस है, अगर आप मास्टर बन रहे हो और हुँ, शॉट जा रहा है, बाहर जा जी। रहा है, तो फिर ठीक है ना बट वो। सर आपने नहीं मना किया कि मत मारो ये शॉट, नो, आपने कहा गो हेड। नो, इससे ये तो देखो, बड़ापन है ना सर आपका। आप अगर एक डाउट डाल देते उस समय धोनी को कि ये शॉट क्या मार रहे हो, आउट हो जाओगे, तो एक डाउट डाल देते, पर आपने ऐसा नहीं किया। देखो, मैं उस जनरेशन का कोच हूँ, हमने अपने जी, से जी, ऊपर वालों की भी सुनी जी, और नीचे वालों की भी सुन रहे हैं। उस जनरेशन में हमारे को थोड़ा सा जैसे गुरचंद सर हैं, डीपी आजाद सर थे, जी, जी, तो हमने इनके साथ भी बहुत टाइम बिताया। ओके। आजाद सर जब आते थे जी, जी, तो हम काफी डिस्कस करते थे। कपिल आ जाता था जी, फिर, जी, तो हम कपिल के घर गए तो पास ही होता था जी, जाके, जी, तो वहां जब बैठ के हम बातें करते थे ना, इन लोगों का जो वो था, नहीं ऐसे ही होना चाहिए। पर जैसे आप लोग थे, मैंने तेरे को देखा एक दिन हुँ। खालसा कॉलेज में एक मैच हो रहा था, इंटर कॉलेज नहीं, कोई टूर्नामेंट का था सर। टूर्नामेंट, तो आपने ये जो पैडल शॉट बस और, और जो ड्राइव उस एरा में। उस एरा में किया है, मैं अभी तक सोचता हूँ कि मनीष जौली ने ये शॉट उस टाइम खेला था जब ये शॉट होता नहीं था, हुँ। और मेरे ख्याल में तो कलकत्ता लीग खेल रहा था उस टाइम, हाँ, सर तो बंगाल तो में हाँ, टूर्नामेंट। बंगाल में खेल रहा था, तो उस वो आके तूने यहाँ पे मारे, और मेरे साथ जो मैनेजर गए थे गुरदास सिंह, कह रहे क्या मुंडा खेलता है भाई, मैं कहा आपके 4 रन मिले ना, देखो पीछे कोई फील्डर नहीं और आप उसको कनेक्ट ही करना है, तो आपने वो कर, और आजकल तो आम हो गया, काम हो गया सर। कोई भी आके मार रहा है, आपको तो आप रन चाहिए। यस सर। सर कंप आई डोंट नो, मतलब मेरे ना अंदर वो बात चल रही थी जब आपने धोनी के हेलीकॉप्टर का भी डिस्कशन किया ना, तो मैं अपनी क्रिकेट याद कर रहा था, मैं यही शॉट याद कर रहा था कि मैंने ये शॉट
Yes. स्पिनर्स को खेलना शुरू किया था। और मुझे याद है सर, एक मैच चल रहा था हमारा क्लब क्रिकेट, और उस समय एक मोहन मिकिन्स की टीम होती थी। वो सेमीफाइनल था, गोस्वामी गणेश दत्त एक टूर्नामेंट होता था हिंदू कॉलेज में। तो सर मैच फंसा हुआ था, हमें 5 में 50 चाहिए थे। तो वो स्पिनर ऑफ स्पिनर थे, वो तेज तेज डाल रहे थे, तो मैंने हटके एक शॉट मार दिया, और नॉन स्ट्राइकर पे हमारे गुरशरण सिंह जो टेस्ट हाँ। खेले हैं, वो नॉन स्ट्राइकर पे थे। अब सर सामने बॉल शॉट लग नहीं रहा था, क्योंकि विकेट थोड़ा फंसा था उसका, वो जिसे कहते हैं ना सर, वो स्पॉट जो है अंटा सेट हो गया था। हाँ। तो वो 2 चौके मार दिए, वो मेरे को डांटने लगे मेरे सीनियर कि भाई ये क्या शॉट मार रहे हो तुम, क्रिकेट बुक्स में ये तो शॉट नहीं है, मारना है तो उसको वहां मारो। बात सामने में। तो एक वो फिर डाउट आ गया, तो मैंने कहा बड़े भैया कह रहे हैं, तो वो शॉट फिर वहां से धीरे धीरे धीरे। लेकिन सर आपकी एक खास बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से आप हम धोनी की बात कर रहे हैं, उसकी शॉट की बात कर रहे हैं, आप बहुत इत्मीनान से आप देखते थे कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और उसका वीक पॉइंट क्या है, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज्यादा बातें करते थे कि "हाँ, ये अच्छा मारा है तो ये दोबारा मिलेगा, वेट कर, जल्दी क्यों कर रहा है"। ये बहुत मैंने सुना आपको कहते हुए नेट्स में। कई बॉलर हमारे थे एरेटिक थे, कोई राउंड द विकेट अगर बॉल आ रहा है तो बहुत ज्यादा वाइड होके फिर स्टंप्स के पास आता था। मैनुअल क्या कहती है, जितना सीधा हो, क्योंकि आप जो जितना भी मोमेंटम जी ला रहे हो जी वो ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी पे। अगर आप एक साइड से आके और फिर उधर जाएंगे तो थोड़ा कम यस टर्म लगेगा, यस वो उतना नहीं आएगी स्पीड जितनी वहां से सीधे से आ जाए। मैंने तो खास तौर से जितने भी आए, कोई ऐसा बॉलर हमने बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं की। ज्यादा चेंजिंग होती थी कि लैंड कैसे हो रहा है पैर, इंजरी ना हो। अगर आपका पैर की फुट की लैंडिंग ठीक नहीं है ना, तो जी आपकी इंजरी जी होगी, एंकल जाएगा, जी लिगामेंट्स आपके जाएंगे, फिर उसके बाद बैक जाएगी, जी हैमस्ट्रिंग, मतलब सारी पूरे जाएगा उसमें। तो अगर आप वो ठीक कर रहे हैं तो ठीक है। अगर हम बिल्कुल ये कर देंगे तो वो सर मैं देखिए, अब ये एक अच्छे कोच का अब एग्जांपल देख रहे हो, कह रहे हैं लैंडिंग फुट, फुट लैंडिंग की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के कोचेस कहते हैं बेटे जाओ जिम जाओ, रनिंग करो, स्प्रिंट मारो, वो सब तो है, लेकिन इवेंचुअली बॉलिंग भी टेक्निक है सर। बिल्कुल। और बॉलिंग की जब मैं टेक्निक की बात करता हूँ, बॉलर्स की बात करना चाहूँ, तो अब आई थिंक मैंने आपके आंखों में आंसू देखे थे सर, जब मुरली कार्तिक का नाम इंडियन टीम में आया था। आपने अपने आंसू जैसे रोके थे उस दिन, मुझे पता है क्योंकि मैं आपके साथ ही खड़ा हुआ था। आपके लिए बहुत बड़ा दिन था सर। मुरली कार्तिक ने जब रिटायरमेंट लिया, हम्म उसके फादर मेरे को स्पेशल कहने आए थे और कार्तिक का फोन भी आया। वो पहले ही कह गया था कि सर मैं जब भी रिटायरमेंट लूंगा तो मैं बता दूंगा आपको, आपने जरूर आना। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वहां बुलाया उन्होंने, तो उधर मंजेकर और द्रविड़ आए थे जी आपस में डिस्कशन करने। तो जी उनको रोक के उनकी चेयर के पास जाके कहते हैं आप अभी रुक जाओ, सबसे पहले मैं एमपी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खड़े हो। अगर ये एमपी सर ना होते तो आज मैं रिटायरमेंट नहीं लेता, क्योंकि एज ए मीडियम पेसर मैं ये यहाँ पे इंडियन टीम में नहीं आ सकता। और ये फास्ट बॉलर थे वो। फास्ट बॉलर थे, जब वो हमारे पास आए 13 साल के थे और स्लिम थे, हाइट तो थी, पर हमारे पास बड़े तगड़े तगड़े बॉलर थे उससे। यस सर। 130 डालने वाले बॉलर थे उस एज ग्रुप में, 15 साल वाले, जसपाल और कई थे। बहुत सारे। क्या एक बलविंदर करके एक लड़का आता था सर। बलविंदर साहब, मुकेश दीवान, और कई बच्चे ऐसे थे जो 135 वन कितने स्पीड में। तो कार्तिक का मैं बता रहा हूँ, कार्तिक को हम मैंने कहा उसको एक मैच में, यार तू ना लेफ्ट हैंड स्पिन करनी चालू कर दे, वो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो नहीं माना, उसके उनके पापा को बुलाया, वो नहीं माने। फिर एक दिन गुरचंद सर को मैंने बताया, एक मैच खेल रहे थे, गुरचंद सर वहीं बैठे थे, सरदार पटेल में मैच हो रहा था, कार्तिक को ओपन पहली बॉल पकड़ा दिया हमने कर। तो वो फाइनल मैच था थम्स अप टूर्नामेंट। जी जी। पहले ओवर 4-5 बाउंड्री लगी, नया बॉल, फास्ट नया बॉल। बॉल। और वो बैट्समैन का नाम मैं भूल गया, वो बाद में रणजी रणजी और काफी अच्छी क्रिकेट खेला लड़का। उसने खूब पिटाई की। राहुल सांघवी कैप्टन था टीम का। जी। तो मैंने राहुल को जब बुलाया तो उसके फादर भी बैठे थे, सर भी बैठे थे। मैंने कहा सर इससे देखो, अब हम लंच के बाद ना 2 डेज का मैच होता था, जी जी। लंच के बाद सर इससे स्पिन कराएंगे। कहते कराओ, जो आप चाहते हो ना कराओ। उसने स्पिन डाली पहले ओवर में, 8वां बॉल मारी, बॉल हो गया वो, आम बॉल। ओके। और उसके बाद उसने 4 विकेट निकाली, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उस दिन से हमने कह दिया कि नहीं, अब तो आप स्पिन ही डालो।
कि सेंटर में आना है तो स्पिन करनी पड़ेगी। नहीं तो हाँ, नहीं है तो और कुछ नहीं भाई, नहीं बट बन सर पाएगा ना। मुरली कार्तिक बड़ा इमोशनल बच्चा भी था। इमोशनल भी। हाँ, अब क्योंकि मेरे को याद है एक हम टूर्नामेंट खेल रहे थे दिल्ली में, शांति कुंज में एक ग्राउंड होता था, वहां हाँ, पे डेज क्रिकेट हो रही yes, थी। वसंत कोई कुंज में। वसंत कुंज में तो कोई शैतान बच्चा उसके लंच बॉक्स से उसका खाना खा गया। तो उसने गलती ये की थी कि थोड़ा सा टेस्ट करा दिया था साउथ इंडियन फूड, हाँ। और वो शैतान बच्चे को टेस्टी लगा, तो जब कार्तिक अंदर बैटिंग करने गया तो पीछे से खाना, तो सर वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि घर का खाना है। तो वो इमोशनल बच्चा उसके बाद एक टफ क्रिकेटर बन गया। एंड आई थिंक आपका बहुत बड़ा हाथ था सर। अपने नॉर्थ के बच्चों में ना जी जी उस प्यार लाडो प्यार से नहीं पलते जितने साउथ इंडियन पलते होंगे। जी जी। तो वो उस बैकग्राउंड से आया था। तो हमारे यहाँ के थोड़े रफ टफ वाले बच्चे थे, जी तो हो सकता है उस वो कल्चर का थोड़ा सा फर्क हुआ होगा। सर। बट सर मुझे मुरली कार्तिक बहुत अच्छा लगता है एज ए क्रिकेटर, क्योंकि सर वो फील्डर उतने अच्छे नहीं थे, आप तो जानते ही हैं कितनी फील्डिंग आप कराते थे। उसके बाद जब वो रेलवेज के लिए खेलने लगे, तो एक रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, मैं बंगाल से वापस आया था, मैं देखने पहुंच गया। एंड सर वो जो फील्डिंग कर रहा था वहां पकड़ के थ्रू, मैंने कहा सर ने 6 महीने में क्या बदलाव कर दिया मुरली कार्तिक में। थोड़ा वेट भी था, फिट हो गए। एंड देन सर फिर तो वो नहीं, वो दरवाजा खटखटा रहे थे। आप ही बहुत डिसिप्लिन वो था। जी ऐसा नहीं कि उसको जो जो भी शेड्यूल मिलता था जी जी करता था। फिर जब एक बार आप जोनल टीम में आ जाते हो ना, जी तो पहले मैच के बाद ही वो जोनल टीम में था। जी जी फर्स्ट टाइम जब दिल्ली से खेला जोनल में, 36 विकेट थे उसके, मतलब 4 मैचों में 36 लेफ्ट हैंड स्पिन में। उसके दिल्ली की फादर तरफ से। स्पेशली मेरे को जब ये आया घर पे तो कहने आए थे, अरे सर आपने बिल्कुल सही किया, ये तो फास्ट बॉलर कैसे ले जाता है, इतना विकेट नहीं बन सकता। और सर आपने एक फास्ट बॉलर को, बच्चे को स्पिन करने के लिए बोला और वो इंडिया खेल गया। इंडिया और सर रिटायरमेंट से पहले भी मुरली कार्तिक का रिकॉर्ड है कि वनडे और टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे, उसके बाद मौका नहीं दिया। कुछ चीजें ऐसी हो गई, फिर ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। यस यस। और भावुक बच्चा था सर। हाँ, कैप्टन से भी थोड़ा सा था तो इसलिए। और वो मेरे को याद है 6-7 बार आउट हुआ और 6-7 बार मेहनत करके फिर आया। जी जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि आपको लेना पड़ा, बार बार लेना पड़ा। तो अभी तो मुरली कार्तिक कमेंट्री करते हैं सर, उसमें भी कुछ आपने कुछ नहीं, मैं तो उसकी कमेंट्री सुनता हूँ, बहुत अच्छी बोलता है। हाँ जैसे आप बोल रहे हो, मैं तो आपको रेडियो पे भी सुनता हूँ, और जो आपकी आवाज है ना वो टैली डिफरेंट दूसरों से है आपकी आवाज। सर वो भी नहीं पता था, वो तो जब बोलना शुरू किया तब लोगों ने कहा, वरना सब मालिक की देन है सर। एंड आई थिंक क्योंकि हम एक अच्छे सेंटर में थे जहां आप जैसे कोच थे, आपने क्रिकेट की जो बेसिक सिखाई वही कमेंट्री में हम यूज करते हैं सर। ये अब देखें बच्चे के ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, जी जी फिर आपका किस माहौल में आप बड़े हुए। जी अगर आप डिसिप्लिन में रह के उसी टाइप के, तो आपके हर फील्ड में दिखेगा वो, ना कि खाली क्रिकेट में। आपको पढ़ाई में दिखेगा, आप किसी से बात कर रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं, तो आपका दूर से दिखता है कि बनेगा, या हर फील्ड में वैसा ही। आप धोनी को कह रहे हो ना, ऑफ द फील्ड भी उतना ही अच्छा है जितना फील्ड यस पे। एब्सोल्युटली वेरी गुड टेम्परमेंट सर। एक सस्पेंस है आपके बारे में, आपकी अर्ली लाइफ, आपका बचपन, और उसके बाद किस तरीके से आपका करियर प्रोग्रेस हुआ और कैसे आप स्पोर्ट्स में आए फ्रॉम प्लेयर टू कोच। मैं चाहता हूं कि हमारे डगआउट में आप अपनी जुबानी सबको बताएं। देखो, मैं दिल्ली में तो 89 में ही आया, और उससे पहले मैं हरियाणा से खेला हूँ, और हरियाणा के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में था। ओके मैं 5 साल का एक कोर्स होता है वहाँ पे, हिसार में है वो, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम से। ओह आई सी। तो मैं वहाँ था। अ, उससे पहले जब क्रिकेट स्टार्ट कैसे किया, मेरे बड़े भाई खेलते थे तो उनके साथ हम चले जाते थे। जी तो हमारे को ना बॉलिंग मिलती थी ना कुछ, छोटे थे बहुत, तो बॉल उनकी बॉल जाती थी तो पिक करके थ्रो मार देते थे। सर छोटे भाइयों के साथ ही होता था काफी। तो अब क्या हुआ, एक मैच में मैंने बाउंड्री लाइन पे बॉल गई हुई थी, मैंने वहां से थ्रो मारी, कीपर के हाथ में आ गई, और तब मैं 7th में था शायद। तो उन्होंने बुलाया मेरे को, जी उनके जो सीनियर, कहता है ये जो वहां से थ्रो मार सकता है ना ये बच्चा, तू इसको कहो कि क्या करता है भाई, तू क्या करता है। मैंने कहा मैं बॉलिंग करता हूँ। ये लो बॉल डालो। तो मैं डाली, जैसी आती थी वो कुछ ना कुछ उन्होंने बताया, कुछ जी मैंने किया। तो वो 7th की बात थी, और 8th क्लास में या 9th में टीम बनती थी स्कूल की, ओके कि 9th 10th वाला ही खेल सकता था स्कूल ओके टीम। ओके
तो मैं जैसे ही 9th में आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया टीम में। वंडरफुल स्कूल इंटर स्कूल हुआ तो एक टीम आई, सिटी की टीम तो हमने सारी हरा दी, तो जो चैंपियन टीम होती थी, रेवाड़ी में पढ़ा हूँ मैं, मॉडर्न स्कूल रेवाड़ी में। ओके तो मेरे फादर वहाँ रेलवे में चीफ कंट्रोलर रहे। ओके तो हमारे जो बेंगलोर था ना, उसके साथ ही क्रिकेट का ग्राउंड था, बहुत बड़ा ह्यूज ग्राउंड जी। तो वहां पे कोई भी प्रैक्टिस होती थी तो मैं पहुंच जाता था, चलो भाई मैं भी खेलूंगा। इंटर स्कूल जब आया तो डिस्ट्रिक्ट तब महेंद्रगढ़ था, ओके तो वो वहां से महेंद्रगढ़ की एक टीम आई और हमारे उन दोनों का आपस में मैच था। तो वो उनका कैप्टन था ना, वो हमारे को 1-2 साल से हार रहे थे हम उनसे। जी। वो कहते ये कैप्टन तो आउट ही नहीं होता है, और जबकि वो 2 साल के बाद नहीं खेल सकते, वो जान करके फेल होते थे उस टाइम में कि हम अगले साल फिर खेल लें। मेरे को याद है कैप्टन ने कहा कि भाई तूने अपने हिसाब से बॉल करनी है, जैसी भी डाल आती है ना डालनी है, तो ये नहीं देखना कि आउट होता है नहीं होता है। तो दूसरे या तीसरे ओवर में वो आउट हो गया। सर आप तेज डालते थे हाँ, ऐसे? तो मीडियम मुझे पे याद है। से डालता था मैं। वो जब आउट हुआ तो हमारे बाहर प्रिंसिपल भी आके मैच देखते थे, जी। और राष्ट्रपति अवार्डेड थे वो प्रिंसिपल, अच्छा, और मैंने उनको डांस करते हुए देखा वहां। वो जब आउट हुए तो? हाँ, कि उनका कैप्टन आउट हो गया, हम्म, जो कभी आउट नहीं होता था, मतलब 2 साल से नहीं जी हो रहा जी होगा। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई टैलेंटेड लगता है, तो इसको से ऊपर देख लो, कहीं कुछ हो सकता है। तो खिलाओ इनको, स्पोर्ट्स खिलाओ। हाँ, तो फिर जब मैंने 10th पास किया तो 10th तक ही होता था वहाँ पे स्कूल। जी तो उसके बाद पीयूसी या कुछ ऐसा होता था 11th, तो वहाँ स्कूल में नहीं था। जी। तो लकीली कोई एक स्पोर्ट्समैन 2-3 जा रहे थे, तो वो कहते जी हरियाणा में ना स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल हो रहा है हिसार ओके। में। ओ। मैं भी उस टाइम स्टेशन से तो किसी ने मेरे को बुलाया, कहता है इधर आओ, इनसे बात करो। हम्म, तो मैंने उनसे बात की, तो कहते हैं 3-4 दिन चलेगा, आप भी आ जाओ ट्रायल देने, अगर देना है तो क्रिकेट भी है उसमें। तो मैं अगले दिन वहां पहुंच गया। वहां पे क्रिकेट की मेरे ख्याल में 5-6 सीटें थी, तो उसमें अच्छे वाले 4-5 और भी अच्छे आए थे, तो पर उनको मीडियम पेसर चाहिए। तो वाह। वहां मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में सिलेक्ट हुआ। उसी 2 साल बाद वहां पे रहने के बाद अंडर 19 हरियाणा में सिलेक्ट हुआ, वहां वाह, से खेला मैं अपनी यूनिवर्सिटी का। मैं 5 साल इंटरवर्सिटी खेला, 2 साल यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा। क्या बात है सर, ये सब सस्पेंस है सर हमारे लिए जो आप बता रहे हो अभी। हाँ, फिर 19 के बाद 21 का जो ट्रायल होता था, तो हम्म, उस टाइम मैं पास आउट कर गया स्पोर्ट्स कॉलेज। जी। और फादर मेरे आफ्टर रिटायरमेंट कश्मीर में सेटल हो गए थे। अच्छा। तो वहाँ का जो वेदर था ना, वहाँ मैं क्रिकेट खेलता था जाके, तो मेरे को बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ओके। तो फिर मैं अपने कोच से एक दिन बात की मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ पे श्रीनगर में हूँ, तो मेरे बहुत ज्यादा पेन जी हो रहा है। तो जी। उस टाइम फिजियोथेरेपी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बैक अवेयरनेस इंजरी। नहीं थी सर फिटनेस के। हाँ, तो खाली पेन किलर वगैरह दे हाँ देते हाँ। थे तो हो जाते, और रिकवरी नहीं हो रही थी वो। तो फिर मेरे कोच साहब थे मंजीत सिंह, जो जी। आजकल चंडीगढ़ में है। अच्छा। कहता मैं अभी एनएस में जाऊंगा अभी जी। एज ए कोच, तो आप ना वहाँ पे ट्रायल दो, जाके खेलते भी रहना और डिप्लोमा भी हो जाएगा तेरा, साल भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं एनआईएस कराया। एनआईएस के बाद से फिर उन्होंने उसी साल मेरे को पोस्टिंग दे दी, और मैं घर आया तो घर में आके मैंने फादर को कहा कि ऐसे ऐसे, तो वो बोले अब तुमने खेलना है या वो करना है, क्योंकि वो श्रीनगर में थे, दोबारा दोबारा वो पेन होता था। ओके जब भी मैं बॉल डालता था तो पेन होता, ओके। तो रिकवरी उस हिसाब से नहीं हुई जो होनी चाहिए। तो फिर मैंने कोचिंग लाइन में ही आ गया। 1986 में मैंने ज्वाइन किया था एनआईएस। वहीं से ज्वाइन करके मेडिकल भी वहीं हुआ था पटियाला में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके ज्वाइन किया था। वो तीन आपकी पहली पोस्टिंग थी पहली इलाहाबाद पोस्टिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी में थी। 2.5 साल मैंने काम किया है। अभी तक के वहाँ के जो स्टूडेंट हैं याद करते हैं, वो ये कहते हैं सर जो ऑर्गेनाइज क्रिकेट आपने कराई है ना, वो ना पहले होती थी और ना ही अब होती है। जी सर। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आए, एक लड़का, बहुत ही पुअर फैमिली से था वो। ओके। तो उसको मैं रोक लेता था, जब वो ट्रेनिंग करता था उसके जी। बाद रोक लेता था। तो जो हम ब्रेकफास्ट बनाते थे ना, उसको भी ओह खिलाते आई थे। सी। वंडरफुल। और वो अभी जब दिल्ली में उसकी पोस्टिंग हुई, तो अपने बच्चे को लेके आया, उनसे कहता है कि अगर ये सर ना होते तो मैं क्रिकेटर ना बनता। सर इतना गरीब था मैं। अच्छे अच्छे कर्म जो हैं वो एक साइकिल की तरह आते हैं, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एमपी सर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और मैं सर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसी बातें आज तक किसी को नहीं बताई होंगी अपने जीवन के बारे में। एक्सक्लूसिव है उन्हीं जॉलीज डगआउट में। तो सर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप गए, आप अलग अलग और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी गए, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में आपने देखा, टैलेंट तो बहुत देखा होगा, लेकिन उसके बाद
दिल्ली जब आए तो यहाँ से कुछ आपके कोचिंग करियर, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? इलाहाबाद में जब मैं 2.5 साल रहा वहाँ पोस्टिंग, तो क्या होता था, सिर्फ इंटर कॉलेज खिलाओ जी। और उसमें से टैलेंट निकालो, एक टीम यूनिवर्सिटी की बनाओ, इंटरवर्सिटी कराओ और छुट्टी। उसके बाद ना उनके पास बजट था, ओके, क्योंकि बॉल बैट इक्विपमेंट काफी महंगा होता था, बॉलें तो महंगी थी, जी। तो वो कहते नहीं हम नहीं कर पाएंगे पूरे साल, तो सिर्फ, तो आप ये लगा लो 3 महीने से ज्यादा काम नहीं होता। ओके। तो मैं एक दिन पटियाला गया, तो मैंने अपने डायरेक्टर को बता दिया कि मैंने कहा सर ऐसे ऐसे वहाँ पे मैं तो 9 महीने कोई काम नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको तनख्वाह मिलती है? तो हाँ सर मिलती है। टाइम पे मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो आपको काम जो दिया है ना वो काम करते रहो आप। तो फिर मैं वापस आया, तो मैंने क्या किया, स्टेडियम रेगुलर चलता था, ओके। तो पास ही था वो, जी। तो मैं रनिंग करके सुबह वहां पहुंच जाता था, बिल्कुल पास ही था। एक रमेश पॉल जी थे, वो टेम्परेरी कोच थे वो बेचारे। ओके। काफी बच्चे आते थे, तो कुछ बच्चों को मैंने फील्डिंग करा दिया, कभी बैटिंग करा दिया, तो जैसे वो भी खुश थे को क्या भाई हाँ कोई क्वालिफाइड कोच आया है। तो आरएसओ ने कहा कि आप इनको, तो मैं वहीं रहना चाहिए, बैचलर थे हम, तो हॉस्टल में ही वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया हमने, और वहीं पे मैस होती थी तो खाना खाते थे वहीं पे ही, और बाकी फिर शाम को फिर उनका सेशन आ जाता था, तो वो रूटीन स्टार्ट हो गई। बाद में फिर गुरचंद सर ने एनआईएस में डायरेक्टर को फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को यंग कोचेज जो निकल के आते हैं ना, उनमें से 2 कोच चाहिए। तो उनका फिर मेरे पास वहाँ पे फोन आया कि ऐसे ऐसे आप ना एक बार देख आओ, दिल्ली का सेंटर है, गुरचंद सर का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ। तो वहां जाओ, उनसे मिल लो आप जाके। गुरचरण सिंह जी। गुरचंद सर, हाँ। तो गुरचंद सर के पास आके मैं मिल के गया, उन्होंने अपनी बाइक में मेरे को बैठाया और जाके डायरेक्टर कोचिंग के पास ले गए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जी। उसी टाइम मेरे को ऑर्डर्स दे दिए यहाँ पे आके ज्वाइन करने के। सर के अंदर ये बहुत क्लास थी, मैं मतलब। मैंने कहा सर जहाँ पे मैं अटैच हूँ वो नहीं मानेंगे। जी। वो बीपी सिंह जी के कजन थे जो प्राइम मिनिस्टर रहे, ओह, फॉर्मर उनके प्राइम कजन थे, वो मिनिस्टर। बहुत अच्छे आदमी थे वो। जी, जी। उन्होंने ये जो एमपी सिंह नाम है ना, उन्होंने दिया मेरे को। तो वो अच्छा। आरबी सिंह थे तो एमपी सिंह, उन्होंने कहा मनिंदर पाल सिंह बहुत लंबा नाम है आपका, हम बना रहे आपको एमपी सिंह। तो मेरे को आज भी याद है जब उन्होंने कहा, और मेरे को अच्छा लगा। मैं गया, वो लेटर उनके पास रखा शाम को। जी, जी। कहते हैं देखो मैं समझ सकता हूँ आपको, आपकी प्रॉब्लम, आप अभी यंग हैं, आपको चाहिए बहुत अच्छा सेंटर और पूरे साल आपको ट्रेनिंग चाहिए, जी। आपने पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया है। जी। मैंने कहा हम आपको नहीं छोड़ रहे, आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने कहा सर ये तो बड़ा वो लग रहा है मेरे को कि आप छोड़ नहीं रहे और मैं जाना चाहता हूं, तो बीच में मैं आपको भी नाराज नहीं कर सकता, जी। और वहां तो अभी जाना है, वहां पता नहीं मेरी लाइफ चालू होगी या क्या होगा। एब्सोल्युटली। तो मैंने आपके साथ कितने 2.5 साल काम किया है, और मेरे को आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर थोड़ी देर सोच के कलर को बुलाया, तो हमने पीए को बुला के इनको छोड़ दे, एमपी सिंह जी के नाम का एक लेटर बना दो रिलीविंग का। वो दिन फ्राइडे शाम को वहाँ पे रिलीव हुआ था, और मैंने मंडे को सुबह यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, कोई ज्वाइनिंग पीरियड भी नहीं था ओके। तो उस लेटर में। यहाँ जब मैं आया तो बहुत ज्यादा काम था, जो आप चाह रहे थे। जो चाह रहे थे, सुबह भी काम करने को मिलता था और शाम को भी काम मिलता। इवन जब ये दोनों टाइम में कोचिंग होती थी, बीच में विकेट कैसे बनवाने हैं। जी। और शाम को जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कौन से हैं? कीर्ति आजाद, वॉल्सन, गुरशरण सिंह, बनिंदर सिंह, अजय जडेजा, मतलब आप ऐसे लिस्ट बनाओगे तो 10-11 टेस्ट प्लेयर और उस जैसे प्लेयर खेलने आ रहे हैं। तो गुरचंद सर ने पहले दिन से कहा देखो मुंडिया काम तो करना पड़ा, और मैं भी इन्हें बुढ़ापे च करदा, तेन भी करना पड़ा। मैं सर काम करनी तो आए। पर ये सारे सीनियर नाम आपने लिए, तो उन्होंने आपको एज अ कोच एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि आप भी बड़े यंग थे, लगा नहीं कि कोच तो थोड़ी उम्र वाले होते हैं, बूढ़े होते हैं, एक यंग कोच आगे एक हम उम्र के। वही ना, गुरचंद सर का इतना रोब था ना, जी, जी। उनकी दहशत होती थी, जो आप पहले बात कर रहे थे हम कि एक दहशत होनी चाहिए कोच। एब्सोल्युटली सर। तो उनकी ना दहशत होती थी, देखो भाई एक कोच आया, तड़ी उम्र का हो सकता है, आपकी एज का हो सकता है ये कोच, पर ये जहां से मैं क्वालिफाइड हूँ वहां से ये क्वालिफाइड है, तो ये टीचर है तुम्हारा। वाह। ये एक ही बार उनको कहना पड़ा, बाकी जितने भी मतलब मैं कहीं भी मैच में जाता था, लीग के मैच में या कहीं भी, तो पूरी रेस्पेक्ट मिलती। सर एक मैच में मुझे याद है कि आप आए और हम लोग सब नए नए आए थे, तो आप आ रहे थे, तो हमारी टीम में किसी ने बोला कि ये प्लेयर, ये कौन से प्लेयर हैं? तो उन्होंने नाम वाम देना शुरू कर दिया, अलग अलग नाम, उन्हें नहीं पता था कि आप कोच हैं। तो आप आए और आपने बोला कि
मैं एमपी सिंह हूँ और मैंने ज्वाइन किया ऐसे, तो बड़ा टाइम लगा लड़कों को ये बिलीव करने में कि इतने यंग गुड लुकिंग कोच आए हैं। तो बहुत टाइम सर, हमें बहुत टाइम लगा और हमें बड़ा वो होता था कि हम एक यंग कोच के साथ बात कैसे करें, क्योंकि भीष्म पितामह की तरह गुरचरण सिंह जी थे और वहां आवाज नहीं निकलती थी। अब आप कहते थे बोलो बोलो कुछ तो बोलो, वो आदत नहीं थी। तो हमें भी अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। आप में और गुरचंद सर के बीच में एक लिंक मैं बन गया। जी जी, एब्सोल्युटली सर, वेरी राइटली सर। जो बातें आप सर से नहीं कर पा रहे थे ना, तो मैं निकाल लेता था आपसे बात कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लंच में खाना कहाँ से आ रहा है, अच्छे वाला खाना चाहिए जी जी जी। या अपने घर से भी हम बनवाला। पहले क्या होता था, नहीं एक ही जगह से खाना आ रहा है, भैया ही खाना है तुमने, या वो ये छोटी जी मतलब बहुत छोटी बात है कि खाने के। तो जब आपकी चॉइस का नहीं जी, आज तो हमने कोई कह रहा मटन खाना है, ये करना है, तो कीर्ति यादव अपने घर से भी बना के लाते थे, जी जी, गुरचंद सर भी अपने घर से बना के लाते एब्सोल्युटली। थे। वो एरा ही था सर, ये ना, हिंदुस्तान में ऐसे इतनी कल्चर। इतनी रईसी नहीं थी सर बात। हाँ बिल्कुल। हमारे सीनियर्स हमारे लिए बहुत करते थे, लेकिन आजकल तो ये है ना कि यंगस्टर्स को अगर आप देख रहे हैं बहुत सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही। तभी मैंने शुरू में आपसे पूछा कि आपको लगता है कि वो वाला एक जो जो एटीट्यूड सोसाइटी में चल रहा है, दैट इज मोर टुवर्ड्स T20 अग्रेशन, 4 ओवर 5 ओवर बैटिंग की, छक्के वक्के मार दिए जितने भी, एंड दैट्स इट, क्रिकेट हो गई। उसमें एक और बात बताता हूँ आपको कि मैंने एक ऐसा टाइम भी देखा। एक दिन जैसे आप लोग स्कूल से आते थे तो 1:30 बजे 4 प्लेयर रोज मटन से रोटी खाते थे कैंटीन में, ओके। और उसकी पेमेंट गुरचंद सर करते थे। अच्छा। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पूछूं सर और के साथ बैठे हैं कभी अच्छे मूड में या कहीं, तो कभी एक आधी बार मैंने पूछा भी। जी। कहते कि उंगलियां है ना जो सारी बराबर नहीं होती, कई पुअर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, हम्म। उनको घर में डाइट नहीं मिल पाती। ओह आई सी, बट दे वर गुड क्रिकेटर्स। हाँ, सर ने उनको लुक आफ्टर किया। और वो तीनों चारों इंडिया खेले हैं बाद। सर उनका नाम नहीं बताया? नहीं ना, एक आधा इंडिया नहीं खेला होगा, बाकी 2-3 तो खेले हैं, और छोटे मोटे प्लेयर नहीं, अच्छे प्लेयर क्या वो आजकल कमेंट्री भी करते हैं? हैं। कुछ भी करते हो, पर वो हमारे सेंटर के थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे। वाह। उसके बाद वो खाना खा के फील्ड पे आते थे, उसके बाद वो 3 घंटे हमारे साथ प्रैक्टिस मतलब करके जाते थे। सर बच्चों में क्या होता है ना कि आपने तो ये बड़ी टचिंग स्टोरी बता दी, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ खेलने वाले, उनको नहीं टचिंग वचिंग लगता, उनको लगता है कि इसको मटन या चिकन मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। वो अलग बात है कि ऐसा बैकग्राउंड है। बट सर क्या चेंजेस आपने देखे जब आपने कोचिंग शुरू की तब से लेकर अब तक? अभी पेरेंट्स आते होंगे, वो भी अपनी ख्वाहिश रखते होंगे कि मेरे को इंडिया खिलाना है या IPL खिलाना है, कुछ क्या मैं चेंजेस? मैं तो अभी भी कोई भी आए तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसको बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं हम। जी हम ये नहीं कह सकते, हम गारंटी नहीं देते कि जी। ये इंडिया खेल जाए, आईपीएल खेल जाए। एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर का काम है ना कि बच्चे के ABC ठीक यस, करवा दे, उसकी थोड़े थोड़े सेंटेंस बनाने सिखा दे कि वो क्या करना। फाउंडेशन बाकी तो फाउंडेशन का काम है, बाकी जो करेगा फिर ये बच्चा अपने आप करेगा। और उसका हार्ड वर्क, उसका डिसिप्लिन डिसिप्लिन। और कितना वो कमिटेड है गेम के हाँ, और आप अगर चाहें कि पैसे की वजह से आप किसी को प्लेयर बना लोगे, लिए। अपने बच्चे को बना लोगे, तो नहीं बने, उसको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सर ये क्रिकेट सही डायरेक्शन पे जा रही है, मॉडर्न क्रिकेट? देखो, जो वो ललित मोदी जी को ने ये बनाया था, तो ये सारा यूरोप से पैटर्न उठाया हुआ था। जी वहां पे रग्बी होती है, वहां पे फुटबॉल होती है, फुटबॉल मेन होती है, जी फुटबॉल होती है। जी आपने तो खेला ही है इंग्लैंड में। जी। आप अगर कभी बस से जाए ना तो लंदन के अंदर कई क्लब आते हैं, यस सर। तो आप कभी भी शाम को जब उनका मैच चल रहा होगा या वो देखेंगे, तो आपको बस के अंदर सारे उसी ड्रेस में दिखते हैं। एब्सोल्यूट। पब में चले जाओ, सारे वैसे दिखेंगे। जी मतलब दोनों टीमों के बंदे जी। वो अपने उसमें रहे, तो ये क्लब कल्चर है। यस सर। वो ही चीज वो वहां से उठा के यहाँ ले आए आईपीएल हम्म, में। फुटबॉल में भी आ गया है, बास्केटबॉल में भी NBA आ गई है। तो ये सारी चीजें ये बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए। ओके। उससे क्या कंपटीशन तो सामने आता है ना। इतना टैलेंट जो है कंट्री में, कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, वो निकल के आ रहा है और परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे आपके सामने। आपको सिलेक्टर का इतना अच्छा काम कर दिया ना, सिलेक्टर को TRDO लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो आईपीएल या उससे पहले वाले छोटे जो टूर्नामेंट जी होते जी। हैं उनसे और निकल खबरें के आ, खबरें ज्यादा आ जाती हैं। खबरें आ प्लेयर्स जाती है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, टीवी इतने होते नहीं थे पहले। जी। तो अब वो आ रहे हैं सामने, तो पता लग जाता है कि ये टैलेंटेड बच्चा है और मैच्योर हो गया है, हम्म। तो खेल सकता है कि जिस लेवल पे। तो फर्क तो है,
जी। हमारे टाइम में इतना अच्छा वो नहीं था। अगर आप हरियाणा में एक अच्छे प्लेयर है और दिल्ली में है तो बड़ा फर्क होता था, दिल्ली वाला बच्चा खेल जाता था, यस सर। हरियाणा वाले को आने में बहुत टाइम लगता। और JNK और हिमाचल वाले प्लेयर्स को तो भूल ही जाइए, भूल ही क्या हो, आजकल तो JNK अब देखिए रणजी ट्रॉफी की रणजी चैंपियन ट्रॉफी। में बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया सर। बहुत। बट सर आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं एज अ कोच, या आपने वही फाउंडेशन बनानी है उसी पर आप लगे हैं? देखो जो वर्कआउट होता है ना उसमें चेंजिंग तो करने पड़ती है। जितनी भी चीजें आती हैं वो कहीं ना एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे रिफ्रेशर होते हैं तो उसमें आके पता लग जाता है, देखो जी हम पहले ये कहते थे ये करते हैं तो ये चीज बैन हो गई है, ये एक्सरसाइज अब नहीं करानी, ओके। है ना। तो ऐसी कई चीजें उठा के हमारे को बताई जाती। यस सर। बायोमैकेनिक्स कहाँ पता था मेरे टाइम में, फिर भी बायोमैकेनिक्स पता था हमारे को, यस सर। क्योंकि हमारे एक वीक में 3-4 पीरियड आते थे। बायोमैकेनिक्स क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजिक्स है कि बॉडी आपकी कैसे फिजिक्स की तरह काम कर रही है यस। और कैसे काम लेना है। नहीं है तो ऐसे इंजरी कैसे होगी इंजरी ना हो उसको कैसे पहले से ही तैयार प्रिपेयर करना है। यस सर। तो ये सब चीजें अब इम्प्लीमेंट हो रही है जो पहले नहीं। सर मैंने भी खेलना शुरू कर दिया, एक चीज मैंने ये रियलाइज की है कि क्रिकेट की जो फिटनेस है वो क्रिकेट फील्ड में ही हो सकती है। आप जिम में क्रिकेट की फिटनेस पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आप जो ड्रिल्स कराते थे अलग अलग तरीके से आप कैचेस करा रहे हैं, तो बॉडी यहाँ भी स्ट्रेच हो रही है कैच पकड़ने के लिए, ऐसे भी हो रही है, और फील्डिंग में इतने ड्रिल्स आप करा देते थे, शैडो प्रैक्टिस वगैरह तो सब सही है, लेकिन आपको लगता है कि ये सारी जो चीजें अब हो रही हैं तो कोचेस भी नए तरीके के आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको भी कुछ बात आप अप्रूव करते होगे, कुछ डिसअप्रूव करते होगे, तो कुछ ये बात बता दीजिए कि कौन सी अच्छी चीज आपको आज की कोचिंग में जो मॉडर्न कोचेस हैं जो आपके बाद आए हैं वो अच्छी लग रही है? ये जितनी भी IPL के कोचेज हैं में अपने कोचेस कम है और फॉरेन के जी कोचेज हैं। जी नो डाउट हमने साइंस को बाद में इम्प्लीमेंट किया, जी जी उन्होंने पहले किया, ऑस्ट्रेलियंस ने किया, जर्मन्स ने किया, अमेरिकन ने किया जी और कुछ यूरोपियन कंट्री वालों ने किया। इन्होंने रिसर्च किया ह्यूमन बॉडी के ऊपर। जर्मन्स हैं जैसे US वाले हैं, इन्होंने एथलेटिक्स के ऊपर, बास्केटबॉल के ऊपर कैसे करना है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेटर्स के ऊपर किया सेम चीज। जी तो उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं ये क्रिकेट हमारे कंट्री में नहीं है, ये अलग है, हम खाली एथलेटिक्स और बास्केटबॉल पे ही करेंगे या और गेमों पे ही करेंगे जी या बॉक्सिंग पे करेंगे। उन्होंने क्रिकेट में भी वही चीजें की जो वहां से ट्रेनिंग मेथड्स। सर कुछ एक आध चीज बताना चाहेंगे क्या अलग, क्योंकि मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलियंस अपने क्रिकेटर्स को कहते हैं, एक मैंने सुना था और हम लोगों ने ट्राई भी किया कि आप अगर जिम कर रहे हो तो ओपन जिम क्यों नहीं देखते, जहाँ एयर कंडीशन जिम मत देखो, क्योंकि आपकी तो आउटडोर गेम है, तो बॉडी भी वहीं आउटडोर पे रहेगी, आप जिम कुछ ऐसा कुछ एक आध आप बताना चाहेंगे क्या अलग वो करते हैं सर? वो मेन तो यही है कि अगर आप जिस कंडीशन में खेल रहे हैं वो पीरियड जो आता है जैसे महीने या 2 महीने पहले उस कंडीशन में आप ट्रेंड हो। ओके। और जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है ना तो आपको तो इंडोर करना पड़ेगा। ओके। तो उनके रिसर्च हर चीज पे क्या कि ठंड के वेदर में अगर हम बॉडी पे इतना लोड दे रहे हैं या स्ट्रेंथ पे इतना वो काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है और उसके जो मसल्स हैं वो कितने स्टिफ हो रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेचिंग कितनी चाहिए हमारे को, उसके लिए इनटेक ऑफ वाटर कितना चाहिए, उसके लिए कितने मिनरल्स चाहिए बॉडी में। तो ये चीजें पहले नहीं। हम क्या करते थे, ज्यादा पहले वाले ग्लूकोज पिलाते थे, ज्यादा नींबू डाल देते थे, है ना। अब आपको एक एथलीट ने खुद एक ऐसा ड्रिंक तैयार किया, गेटोरेड, आपने नाम सुना होगा। गेटोरेड एक एथलीट था, डिहाइड्रेट होके हॉस्पिटल में पड़ा रहा कई साल। उसने साइंटिस्ट ने कहा कि मैं एक ऐसा ड्रिंक बनाऊंगा कि किसी भी खिलाड़ी की बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ओके। तो ये गेटोरेड जो ड्रिंक है ये एक प्लेयर के द्वारा बनाई हुई है, बेस्ट मिनरल्स हैं उसमें। आपकी एक दिन की ट्रेनिंग में या एक सेशन में, मान लो आप फास्ट बॉलर है, 1 घंटे का सेशन किया तो कितनी पीनी है वो भी बता, मतलब उस पर लिखा होगा, आप पढ़ो बोतल में। ये वही चीज है जो आप मार्केट में मार्केट में आई है 15 साल पहले जी उसमें जी, 15-20। उसकी यही स्टोरी है। हाँ। और आप अगर हम देसी स्टाइल से बात करेंगे, इंडिया के अंदर अगर किसी को डिहाइड्रेशन से थोड़ा जूझ रहा है तो करना है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा जैसे देसी अपन पहले बनाते हैं, शिकंजी होती है जैसे, उसमें चीनी, बहुत ज्यादा चीनी नहीं, कम चीनी, थोड़ा सा नमक और 1 नींबू या 2 नींबू डाल दो। एक तो ये ड्रिंक हो गई। बाकी जो भी सीजनल वाटर वाले वो है हमारे फ्रूट्स, जी, तरबूज हो गया, वन ऑफ द बेस्ट, उसमें मिनरल्स भी हैं,
हम तो पहले वैसे ही खाते थे ना कि जी जी और वो बाद में पता लगा कि इसमें तो ऐसे ऐसे मिनरल्स है जो कहीं और के मिलते नहीं। एब्सोल्युटली सर। खरबूजा हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, तो इसकी भी एक डाइट होनी चाहिए पूरी। तो यही आप यंग प्लेयर्स को भी रिकमेंड करते बिल्कुल गन्ने का जूस हो गया, और इनटेक ऑफ वाटर, वाटर ये भी वाटर में ही आ गया। एब्सोल्युटली अगर आप जूस पी रहे हैं वो भी वाटर, और नेचुरल है सर। नेचुरल है। मैं तो कहता हूँ कि उससे जूस से अच्छा है कि आप खुद खाओ, तो फाइबर भी जाएगा उसमें। केले खाओ, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है ना, पपीता है, कोई भी चीज खाए तो नेचुरल फॉर्म अच्छा हाँ, एक प्लेट फ्रूट की, एक प्लेट सैलेड की खाने से पहले खानी चाहिए। फ्रूट को मिड डे मील में डाल दो, और नट्स बहुत जरूरी। सर यही रीजन है आप इतने फिट हैं सर, आप बहुत डिसिप्लिन लग रहे हैं, आप यही मैं फॉलो करते हैं। मैं बताता हूँ, जब मैं रिटायर होने वाला था जी 20 में मेरे को एक लेटर दिया मेरे डीजी ने बुला के, आपको हम ना एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे नेशनल में। मैंने कहा सर मेरे को एबीसी नहीं आती एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें क्या करना है? आपने एक कुर्सी पे बैठना है, वहां पे सारी जो फाइलें आएंगी आपके पीए देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे, जो आप वो जो शॉर्ट करके देंगे आपने पढ़ना है, हमारे पास भेज देनी है आपने, हम उसको इम्प्लीमेंट कर। ये तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यही काम करते हैं, और कुछ मकार रहे हैं, कुछ काम नहीं करते। मैंने कहा सर मेरे से नहीं हो पाए, पर मैं फील्ड में जाऊंगा। एब्सोल्युटली। तो कहते हैं ठीक है, आप सुबह ऑफिस में बैठो और फिर शाम को फील्ड में जाओ। तो वो 2 पोस्ट दी उन्होंने, एक वहां पे एनसीईओ चल रही है हॉकी की, जी उसका मेरे को सीईओ बना दिया, ओके और एडमिनिस्ट्रेटर। तो 2 ऑफिस अलग अलग, जी तो 2 घंटे उधर बैठो, 2 घंटे इधर। तो वहां मैं गया, तो वो जो खाना देते थे ना, तो फिर मैंने डीजी बहुत अच्छा डीजी से, तो उनसे बात की। मैंने कहा सर ये जो खाना मिलता है ना उनको, ये एक प्रॉपर डाइट नहीं है। ये तो आज से मैं 40 साल पहले या 30 साल पहले मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था ना, उतनी डाइट मैं वहां खा लेता था, और 1 पैसा नहीं लगता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहते क्या होना चाहिए? मैं सब इतने तो डाइटिशियन है हमारे पास, तो इनको एब्सोल्यूट उसने शेफ लगा दिए। अच्छा इंटरव्यू किया, 15 दिन में ना सारे कुक हटा दी, उन कुकों को उनके नीचे काम करवाया, और ऊपर शेफ ला के बैठाया। होटलों से कईयों की पोस्टिंग की उन्होंने। वाओ तो उसमें जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती थी ना, वहीं पे जूस मिलता था, ओके वहीं फ्रूट मिलता था, वाओ यही खाओ जाओ। क्योंकि बाद में तो फिर डिनर भी खाना है, आपने नहा धो के डिनर पे आ जाते तो थे। ये प्रॉपर तो डाइट के अंडर सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो अब आजकल पूरा वो है, और वो नेचुरली हमारे से अभी भी बहुत आगे है, अमेरिकन या जर्मन ऑस्ट्रेलियंस या ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि हम जिस लेवल पर पहुंचते हैं वो उससे थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं। पर अब कोई खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब घर से हूँ, मैं ये डाइट नहीं दे सकता, मैं एब्सोल्युटली अच्छी जगह रह नहीं सकता। डीजी ने मेरे को कहा था कि एमपी आपका बच्चा जहाँ घर में रह सकता है ना, हॉस्टल वैसा होना चाहिए। तो मैं ले गया एक दिन, तो मैंने कहा सर ऐसा ये है, मतलब उस कंडीशन का नहीं है, होना चाहिए। मैंने कहा सर बड़ी प्रॉब्लम आती होंगी, क्योंकि जाता है बिल तो कई महीनों बाद आती है फाइल वापस। और सब बच्चों के लिए ही करना हमने अच्छी। अगले दिन उन्होंने जाके मेल कर दी सबको कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं 80 लाख रुपए तक का बिल साइन कर सकते हैं। 80 लाख का। ये किनकी बात कर रहे हैं सर आप, जिन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला? मिस्टर संदीप प्रधान। ओके एक ऐसे डीजी आए थे जिन्होंने कोचिज की और खिलाड़ी की वाह, बहुत हेल्प की, ताकि इंडिया का ही नाम रोशन हो, इंडिया अच्छे स्पोर्ट्समैन बना सके। वो कहते हैं ये तो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डीजी कोई भी बन सकता है, पर खिलाड़ी हर कोई नहीं बन सकता। तो हमने अपने खिलाड़ी सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, हमने इनको उनके लेवल के में मैच करने के लिए रखा है। एब्सोल्युटली सर। तो उस टाइप की अगर इनको डाइट नहीं मिलेगी तो नहीं हो। तो शेफ, न्यूट्रिशन सारे बैठ के सुबह रात को बना के जाते हैं कि अगले दिन क्या खाना है, अगले दिन इसकी कितनी वैल्यू है। सब पूरी डाइट calculations। प्लान होती थी, कितनी कैलोरीज आ रही हैं, कितने विटामिन चलेंगे, कितने क्या मिनरल्स आए हैं, और ड्राई फ्रूट उनको पैकेट में देते थे। ये नहीं है कि कोई वैसे ही रख दे या कोई। तो एक एथलीट को ये ले भाई, ये आज का कोटा आज आपका का कोटा है, व्हिच इज इसमें गुड। सो सर काजू जागृति हुई है है, काफी, बहुत बहुत अवेयरनेस बहुत एंड बहुत प्रमोशन हुई है। बहुत प्रमोशन हुई है, जो कि स्पोर्ट्स इंडिया भी शायद बता ना पा रहा हो या तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि पिछले कई सालों में, पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंजिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि अब हम हमारे खिलाड़ियों को खाना नहीं मिलता, हम उनसे कमजोर है या हम उनसे ये है। यस आपको उसी के लेवल के बराबर डाइट में। राइट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने समय निकाला, आए, अपनी जीवन की कुछ खास बातें शेयर की, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि
ये डिस्कशन बहुत थोड़ा सा ही था तो ज्यादा सा डिस्कशन करने के लिए डग आउट में हम आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ सबके सामने कि एक सेशन आपके साथ और करेंगे हम, और आपको समय देना। आप जब भी बुलाएंगे तो सर हो सकता है कि हम आपके पास आएं और क्रिकेट फील्ड में अगला मोस्ट वेलकम डग आउट जो है उसकी रिकॉर्डिंग करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके आगे जो आपकी जर्नी है लाइफ की उसके लिए। एंड मेरी तरफ से पर्सनली बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग। आपके जो व्यूअर्स हैं आपके सारे पॉडकास्ट देखते रहे, और आपसे अच्छी आवाज मेरे को तो लगती नहीं किसी को। अपना जो बंदा होता है उसको अपना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, पर आपके व्यूअर्स ही बता देंगे कमेंट करके कि आपकी जो आवाज है, नेचर ने जो चीजें दी हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो कहते हैं ना चाल डाल कैसी है, तो वो बहुत अच्छी है। ये मैं गारंटी देता हूँ। सर की गारंटी बिल्कुल स्टैम्प है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू स्पोकन। और मैं चाहता हूँ आप बहुत हेल्दी रहें, और वो जो दशकों से आप काम करते आ रहे हैं क्वालिटी क्रिकेटर्स बनाने का, तो वो आप हमेशा करते रहें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।